रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन या कोई सा भी रिवॉल्यूशन हो, रिवॉल्यूशन समझने से पहले यह समझिए कि रिवॉल्यूशन होता क्या है और रिवॉल्यूशन पढ़ते समय किस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और मतलब कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, यहां समझ रहे हो, कहीं और समझ रहे हो, क्या चीज एग्जैक्टली समझना चाहिए कि वो किस कड़ी में, किस सीरीज में वो बात बढ़ेगा। इससे होगा क्या कि आपको प्रिपेयर करना बहुत इजी पड़ेगा और एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस को ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाओगे। और जब घर पे भी आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको समझ डेवलप होगा कि बेसिकली रिवॉल्यूशन फंक्शन कैसे करता है, क्या आपको ध्यान रखना है। तो देखो, कोई भी रिवॉल्यूशन हो, लेट से कोई भी रिवॉल्यूशन हो, किसी भी क्रांति के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, कोई सा भी रिवॉल्यूशन हो, तीन फेज में होता है जहां पर आप किसी बात को डिस्क्राइब करते हो। एक तो बिफोर द रिवॉल्यूशन, बिफोर द रिवॉल्यूशन में तुम तमाम उन बातों पर बात करोगे, उन तमाम रीजंस पर बात करोगे जिसके कारण से ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एक ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन के समय क्या चल रहा है, और हां उसके बाद आफ्टर द रिवॉल्यूशन, कि वो जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद उस रिवॉल्यूशन का क्या परिणाम निकला। तो देखोगे ये बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस तरह से चल रहा है। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें मान लो 15 साल 20 साल का ड्यूरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली रिवॉल्यूशन में होता क्या है, आप हिस्ट्री को देखोगे तो रिवॉल्यूशन देखोगे कि कभी भी कहीं भी आ रहा है तो ऐसा समझ लो कि हजारों साल से चली आ रही एक सत्ता की जो व्यवस्था है, या कह लो जो रजवाड़ा है, जो राजा महाराजा रहते हैं उनका जो सिस्टम है, उससे जनता अब एक समय आते 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 बहुत ऐसा उब चुकी है, या कह लो कि एक ऐसा राजा आ गया जो एकदम सत्ता को ठीक से नहीं चला रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये 18th और 19th सेंचुरी में सडनली ऐसा होने लगा और राजा खराब से रूल करने लगे। उसके पहले भी 1000 साल पहले भी होता था, लेकिन दुनिया ये मानती थी अब खराब राजा तो क्या किया जाएगा भैया, अब यही नियति है। राजा को ऐसे देखा जाता था कि भैया शैडो ऑफ गॉड है, भाई भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है पृथ्वी पर, जो कह रहा है वो करना ही है, अब अच्छा है चाहे बुरा है। तो लोग राजा ही एक सिस्टम समझते थे कि सत्ता चलाने के लिए केवल जो है यही एक मेथड होता है जिससे चलता है। 18th 19th सेंचुरी में जैसे ये रिवॉल्यूशन वगैरह होने का क्या कारण है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट थॉट्स भी आने लगे थे। थॉट ऑफ डेमोक्रेसी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारे फ्रीडम के थॉट्स आने लगे थे। इमैनुअल कांत, और कह लीजिए कि कम्युनिज्म की फिलॉसफी और सोशलिज्म की फिलॉसफी, बहुत तरह तरह का गवर्नमेंट रनिंग का मेथड आने लगा था। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज थे दूर दूर तक फैल रहे थे। डेमोक्रेसी जैसी बात उठ रही थी। तमाम ऐसे देश एग्जाम्पल थे जहां पर लोग वोट देकर गवर्नमेंट को चुनने में मदद करते थे। तो लोगों को जब एक अल्टरनेटिव व्यवस्था देखने लगेगा, तो ये जो बिफोर वाली व्यवस्था है जहां पर एक किंग जो है एक तरह से समझ लीजिए हजारों साल से रूल कर रहा है, और जब ये खराब कुछ भी करेगा तो जनता कहेगी कि भैया ऐसा है, इनको हटाओ, क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसीलिए आप देखो कि ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन वगैरह में कहीं ना तो कहीं ये लोग जो पुरानी सत्ता की व्यवस्था है, और पुरानी सत्ता की व्यवस्था क्या है, वो राजा महाराजा वाला सिस्टम, उसको हटाओ। और हमेशा ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि चार लोग खड़े हुए और तुम राजा जी को हटा दोगे। राजा जी भी वर्षों से रूल करते हुए आ रहे हैं, उनको भी पता है कि कैसे कुचल के तुम्हें खत्म करना है। तो उसी जो राजवाड़ा वाला व्यवस्था बना हुआ है, और उस रजवाड़े वाली व्यवस्था से तमाम ऐसे जो चर्च से जुड़े क्लर्जीज हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। आप इंडिया में भी देख लीजिए, तमाम ऐसे रिलीजियस थॉट वाले जो लोग हैं, या कई जो रिलीजन से जुड़े लोग हैं, वो लोग राजा वगैरह से डायरेक्ट जुड़े रहते थे। तो जितने भी क्लर्जीज हैं चर्च से जुड़े हुए हैं, जो राजा है, जो तमाम जो है एरिस्टोक्रेट्स हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो भाई जब राजा को हटाओगे तो इन सब का सत्ता जाएगा, इन सब के प्रॉफिट्स जाएंगे। तो ये सब तो रोकने की कोशिश करेंगे ना, पुरानी व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश करेंगे। तो यही हो रहा है कि जब पुरानी व्यवस्था को कायम करने की कोशिश करेंगे और नए लोग बदलने की कोशिश करेंगे, तो भाई फ्रिक्शन पैदा होगा, लड़ाई होगा। तो उसी फ्रिक्शन को, उसी बदलाव के प्रक्रिया को रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, क्योंकि रिवॉल्यूशन रोज रोज होने वाली चीज नहीं है, रोज रोज होने वाली चीज नहीं है। 500 1000 साल में एक बार कभी हो गया हो गया, क्योंकि पूरा देश का जो राज व्यवस्था है, चलने का तरीका है, वही बदल जाता है। तो अब हम रशियन रिवॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं, तो वही कहानी यहां पर हो रहा है कि भैया वहां पर रशिया में राजा को जार या कहते थे। तो बस मान लो कि रोमानोव डायनेस्टी एक डायनेस्टी हुआ करती थी, वहां पर जार निकोलस II उसके किंग थे। तो बेसिकली वो जब रूल कर रहे थे तो कह लीजिए कि बहुत बैक टू बैक ऐसा स्टेप्स ले रहे थे जिससे जनता को लगातार जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। सो मच सो दैट कि लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड तक नहीं था। तो अब होगा क्या कि भाई तमाम ऐसे जो नए आइडियाज, नए थॉट्स वाले लोग हैं वो उभरेंगे, जो पुरानी सत्ता को हटाने की कोशिश करेंगे। तो ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि
थोड़ा बहुत ब्लडशेड होगा, राजाओं को हटाया जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि भैया राजा को भी बदलता था, लोग फांसी चढ़ा दिए। और हाँ, जब ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन चल रहा होगा, उसके बाद उस रिवॉल्यूशन का भी कुछ इंपैक्ट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने पुरानी सत्ता में सिर्फ राजा को मार के हटा दिया है तो राजा के तमाम चाहने वाले या उस व्यवस्था को सपोर्ट करने वाले लोग भी खत्म हो गए। ऐसा नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे मान लो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुमको ठीक तरीके से सत्ता में एस्टैब्लिश होना होता है। तो यही पूरा रशियन रिवॉल्यूशन में यहां हम समझने वाले हैं। और ये समझना होगा आपको कि किसी भी रिवॉल्यूशन में यही 3 मेथड फॉलो होते हैं। तो एक तो बिफोर द रिवॉल्यूशन, तो बिफोर द रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन से पहले क्या हो रहा है कि रशिया में लगातार जो है इकोनॉमी उनकी क्रैश कर रही है, खाने पीने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं बना हुआ है, जनता को डे टू डे की जो चीजें वो भी नहीं मिल रही हैं, राजा के खिलाफ लगातार निगेटिव सेंटीमेंट, खराब सेंटीमेंट डेवलप होते जा रहा है, राजा उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्यों भाई, हम तो राजा हैं, हम तो राजा हैं भाई, वो चीज भी तो दिमाग में रहता है, उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। बाद में देखोगे कि बहुत सारे जो नए नए पॉलिटिकल थॉट्स वाले हैं वो उभर रहे हैं, लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। जो रशिया के तमाम फैक्ट्रीज हैं जहां पर लेबर्स की कंडीशन बहुत बुरी है, उन सबको अपने आप को से जोड़ रहे हैं। उन लेबर्स को जो है रशिया में बेसिकली आप प्रोलिटेरिएट कहते थे, तो उन लेबर्स को वो जोड़ रहे हैं अपने साथ, ये देखने के लिए मिल रहा है। और फिर एक तरह से पुरानी सत्ता के खिलाफ जो है आपको बगावत देखने के लिए मिलेगा। तो इन्हीं बातों को हम रशियन रिवॉल्यूशन में समझेंगे। तो बेसिकली ये आपके स्क्रीन पर आपका DSSB का सिलेबस है जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि DSSB ने अपना TGT सोशल साइंस में जो सिलेबस जारी किया है उसमें हम लोग ये वाला टॉपिक जो रशियन रिवॉल्यूशन का टॉपिक है वो फिलहाल देख रहे हैं। सभी एस्पेक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये ओवरऑल पूरा सिलेबस है। और बाकी का आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, DSSB शिक्षक भर्ती, वहां पर डेली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल दे रखा है। एंड यस, वहां पर सभी DSSB के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट, इशू, क्वेरी है वो सब भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। आते हैं हम रशियन रिवॉल्यूशन पर और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसके पहले अभी हमने समझा कि रिवॉल्यूशन है क्या, क्यों होता है, बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स ऐसा खड़ी हो जाती है भाई रिवॉल्यूशन जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले रशिया में क्या होता है, बेसिकली रिवॉल्यूशन समझ लीजिए ना, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, आप ऐसे समझ लो कि 1917, ठीक है। सबसे पहली चीज आप ये मान लो कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। इस 2 फेजेस में हुआ था, ठीक है, 2 फेजेस में हुआ था। एक तो फरवरी 1917 में हुआ था, उस समय जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था, बाद में पूरी दुनिया ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करने लगी। तो कई जगह आपको फरवरी में दिखेगा, कई जगह आपको मार्च में दिखेगा, तो वो फरवरी मार्च मैंने दोनों लिख दिया। ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च है। उसी तरह फेज 2 हुआ, फिर अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जिसको भी कहते हैं, या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आप कह लीजिए कि नवंबर में हुआ। तो बेसिकली है क्या कि आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो रशियन रिवॉल्यूशन है 2 अलग अलग फेजेस में हुआ, फेज 1, फेज 2, 1917। तो ये बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन है। समझना क्या है कि ये रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हो क्यों रहा है, ये आपको समझना है। उसको समझने के लिए आपको ये बात समझना होगा कि देखो भाई, एक राजा था 1894 में, जार निकोलस II, और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई आसाराम, सॉरी रास्पुतिन, ठीक है। आसाराम क्यों मैंने बोला अभी आपको समझ में आएगा। एक्चुअली उस समय एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ करता था, अपने आप को क्लेम करता था, चर्च से जुड़ा हुआ व्यक्ति था कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर दूंगा, लोगों को जो जरूरतें हों वो पूरी कर दूंगा। तो रास्पुतिन जो है एक तरह का क्या लीजिए वहां पर कुछ जादूगर उदूगर टाइप का था। इसका ना जो जार है, ठीक है, रशिया में जो राजा हुआ करता था उसको जार कहते थे। उसका ना जार के परिवार पर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था, और सो मच सो दैट कि ऐसा भी माना जाता है कि जो जारीना थी, जो जार निकोलस II की वाइफ थी, उसका ऐसा कहा जाता है कि रास्पुतिन के साथ अफेयर था। तो ये बात ना पब्लिक में भी लीक हो गई थी, ये बात पब्लिक में भी लीक हो गई थी, और डे टू डे सत्ता को भी चलाने में ना रास्पुतिन का बहुत ज्यादा रोल दिख रहा था। तो ये जो जार निकोलस II है, जो रोमानोव डायनेस्टी का है, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है। और अब तुम ये सोचो कि अच्छा, जारीना का रास्पुतिन से अफेयर था तो पब्लिक में डिसकंटेंट क्यों डेवलप हो रहा है। अरे यार, राजा रानी को लेकर एज अ आइडियल देखते हैं ना, भगवान मान रहे हैं, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है राजा, इस तरह से समझा जा रहा है एकदम कि राजा जो है भाई उनका डे टू डे लाइफ पूरा गवर्न कर रहा है, गाइड कर रहा है। इस तरह का मैसेज जाएगा पब्लिक में तो बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है। तो इससे हो क्या रहा था, इस डायनेस्टी के खिलाफ ऑलरेडी माहौल बना हुआ था। फिर क्या हमको देखने के लिए मिलता है कि आप देखोगे कि कार्ल मार्क्स जो है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि आते हैं मार्क्स उस समय होता है कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी में कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कहा गया कि भैया जो लेबर्स हैं ये रियल ओनर्स हैं किसी भी फैक्ट्री के, इन्हीं के कारण जो है सारी फैक्ट्रीज चलती है। तो इवेंचुअली एक समय ऐसा आएगा कि सारा पावर जो है इन लेबरर्स के पास होना चाहिए, जो भी डिसीजन लेने को लेकर है फैक्ट्री के डे टू डे वर्किंग कंडीशन और तमाम सारा चीज को लेकर के लेबर ही जो है रियल बॉस है। इस पे हुआ क्या, कार्ल मार्क्स ये आइडिया था, ठीक था। तो इस पे लेनिन ने क्या कहा कि ऐसा है
कार्ल मार्क्स कह तो सही बात रहे हैं कि जो है लेबर जो है इवेंचुअली जो है इन फैक्ट्री के असली ओनर्स यही हैं, इन्हीं की वजह से सारी फैक्ट्री चल रही है और इन्हीं का कंडीशन सारा बेकार है हो रहा है, इन्हीं की वजह से फैक्ट्रीज को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इनकी कंडीशन सबसे बेकार चल रही है। तो इसमें लेनिन ने क्या कहा कि ऐसा है ना कि अगर समय के साथ इन लेबरों के भरोसे बैठे रहेंगे कि ये एक दिन जागेंगे और ये फैक्ट्री के ओनर बन जाएंगे तो गंतव्य पर जाते जाते बुढ़ापा आ जाएगा। तो लेनिन ने क्या कहा कि भैया ऐसा है, मैं लेनिन इन तमाम लेबरर्स के बिहाफ पर, लेनिन खुद कहते थे कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं इन लेबर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूं और इन लेबर्स को ये जो तमाम जो सारा फ्रीडम है इनको अर्लीस्ट पॉसिबल मिलना चाहिए, समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं उनके बिहाफ पर लड़ूंगा। मैं खुद कहते थे कि मैं डिक्टेटर हूं, लेकिन मैं डिक्टेटर अच्छे कामों के लिए हूं, मैं इन लेबरर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं सत्ता के खिलाफ लड़ूंगा और जो है इनको इनके जो भी अधिकार है वो दिलवाऊंगा। तो होता क्या है 1898 में देखोगे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म होती है 1898 में। इसीलिए देखोगे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में कम्युनिज्म लेबर के रिगार्डिंग बात किया गया है, लेनिन ने उसी बात को थोड़ा चेंज कर दिया कि लेनिन ने कहा कि नो नीड ऑफ इलेक्शन, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप का मतलब क्या, प्रोलेटेरिएट से मेरा इनका मतलब है कि जो भी लेबरर्स हैं, जो भी किसान है, इस तरह से कह लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं उनके बिहाफ पर डिक्टेटर, ठीक है, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उनका लीडर हूं। तो ये लेनिन की आइडियोलॉजी थी। इसीलिए देखो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आगे एमएल लिखी रहती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आगे लिखा रहेगा मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी बस बेसिकली यही है कि लेबर्स को पावर लेने में बहुत समय लग जाएगा, तो मैं उनके बिहाफ पर एज अ डिक्टेटर के तौर पर एक्ट करूंगा, मैं उनके बिहाफ पर लड़ूंगा। तो इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। तो बेसिकली रशिया में 1898 में एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ध्यान दीजिएगा, पूरा रशियन रिवॉल्यूशन मैंने एक शॉर्ट चार्ट के फॉर्म में आपको समझा दिया है, सो दैट जो बेसिक की टर्म्स हैं आपके माइंड में रट जाए, तभी आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। इन की टर्म्स को यहां पर देखकर रटना आसान है, पूरा रशियन रिवॉल्यूशन एक साथ देखने लगोगे तो बहुत सारे टर्म्स हैं कि अच्छा बिफोर में क्या कंडीशन था, ड्यूरिंग क्या रशियन रिवॉल्यूशन क्या कंडीशन था, आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन क्या कंडीशन था। तो इसीलिए इन शॉर्ट मैंने यहां पर आपको समझा दिया, सो दैट फ्लो चार्ट के माध्यम से आप एक ही बार में समझ जाओ कि भैया देखो जार निकोलस II नाम का राजा था, रोमनॉफ डायनेस्टी का, ठीक से रूल नहीं कर रहा था, उसके खिलाफ लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट बनते जा रहा था। इससे क्या होता है कि 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म होती है जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलती है। और ये बाद में 1903 में जाके दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। तो मेंशेविक से मतलब होता है माइनॉरिटी, बोल्शेविक से मतलब होता है मेजॉरिटी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि जब भी सत्ता में रूल करने की बात आती है, कहने के लिए मेंशेविक माइनॉरिटी में रहते हैं, लेकिन पावर में मेंशेविक्स थोड़ा बहुत रहते हैं, बोल्शेविक्स ऐसा कोई पावर में नहीं रहते हैं। ये एकदम लास्ट में देखने के लिए मिलेगा कि ये बोल्शेविक्स को जो है किस तरह लेनिन एकदम लीड करते हैं, और ये रशियन रिवॉल्यूशन में 1917 में बोल्शेविक्स का रोल देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली दो अलग अलग आइडियोलॉजी में बढ़ जाते हैं, बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स। बस बोल्शेविक्स के पास होता क्या है कि इनकी खुद की मिलेशिया होती है, एक तरह से कह लो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आर्म्स वगैरह सब कुछ रख रहे हैं, इनकी खुद की एक छोटी मोटी मिलिट्री टाइप की भी इन लोगों की रहती है। और ये मेंशेविक्स है। मेंशेविक्स जो है पैसिव मेथड्स में बिलीव करते थे कि रिवॉल्यूशन शुड इंक्लूड डेमोक्रेसी, सोशल चेंजेस आने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, मेंशेविक्स ये सब बातें करते थे। तो होता क्या है ना, जार देखता है कि इसके खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बिल्ट हो रहा है, तो जार क्या करता है कि 1905 के अराउंड जो है एक पार्लियामेंट बनवा देता है विद वेरी लिटिल पावर, बहुत लिमिटेड पावर रहता है उस पार्लियामेंट के पास। उसका नाम होता है ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा। अभी ड्यूमा बनवाया क्यों था, देखो होता क्या है ना, 1903 में बोल्शेविक मेंशेविक दो अलग अलग फैक्शन बढ़ जाते हैं। रशिया के लगातार पतन का कारण यह था लगातार अननेसेसरी वॉर्स में उलझना। रशिया की इकोनॉमी खराब चल रही है, लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, राजा क्या कर रहा है, हम चल रहे हैं जापान से युद्ध करने, ठीक है। तो राजा जो जब उसमें जापान से वॉर लड़ा तो भाई रशिया बहुत तगड़ा जापान से उस समय हार गया 1905 में, 1904 में। तो जब रशिया हार गया 1905 में, तो एक तो जब आप वॉर हारते हो तो पब्लिक में नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप होता है कि भाई इसी के कारण हारे हैं, यही राजा है, यही हरवाया हम लोगों को, इसी के कारण हारे हैं। तो इससे बहुत निगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो रहा था। निगेटिव सेंटीमेंट डेवलप होने के कारण लोग जो है सोचें कि भाई चलो थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो ये सब के सब इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो जार ने उनको सांत्वना देने के बजाय जानते हो क्या किया, सब पर गोली चलवा दिया 1905 में। 1905 में जैसे ही ये हुआ, उसको हम लोग कहते हैं ब्लडी संडे। भाई निहत्थे लोग नॉर्मल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तुमने उनको गोली चलवा के मरवा दिया। इतना ज्यादा निगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ कि राजा को समझ में आ गया कि भैया अगर मैंने इस चीज को नहीं रोका तो हमको अभी का अभी सत्ता छोड़ना पड़ जाएगा। तो लोगों को खुश करने के लिए उसने एक लॉलीपॉप दे दिया, एक पार्लियामेंट बनवा दिया लिमिटेड पावर के साथ,
जिसको कहते थे उस समय ड्यूमा। इसमें एक प्राइम मिनिस्टर भी होता था, लिमिटेड पावर रहता था, बहुत सारा कुछ जो है राजा के कहने से ही करना होता था। तो बेसिकली ये ड्यूमा में जो पहली बार जब पावर में आते हैं तो मेंशेविक्स ही रहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी दो पार्ट में बट गई थी, बोल्शेविक मेंशेविक्स। और ये जो है मेंशेविक्स जो है ड्यूमा को रिप्रेजेंट करने लगते हैं और इनका वाकई में एक पीएम बन जाता है। अब देखिए ये जब पीएम बन जाता है तो अच्छा काम कर रहा था, पब्लिक काफी इंप्रेस थी कि ठीक काम कर रहा है। तब तक 1911 में जो उस समय पीएम बना था उसका असैसिनेशन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पीछे राजा का ही हाथ था, क्योंकि ये बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था और आपको भी पता है राजा सत्ता ठीक से चला नहीं पा रहा था, ये सारी चीजें तो हो ही रही थी। एंड हाँ, ताबूत में आखिरी कील का काम करता है वर्ल्ड वॉर वन। ऑलरेडी तुम लड़ाई लड़ रहे हो, तुम्हारी बजी पड़ी है, तुम वर्ल्ड वॉर में घुस गए जहां 20 लाख लोग मारे गए थे, 80 लाख लोग वर्ल्ड वॉर में अलग अलग तरीके से प्रभावित हुए थे और इतना ज्यादा इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी कि जनता एकदम डन थी राजा से कि भाई इसको हटाओ। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ब्रेड की लड़ाई लड़ रही थी, सड़क पर एकदम जो लेबर का कंडीशन था वो बहुत बेकार हो गया था और वहां से एकदम लहलहाता फसल, एकदम फर्टाइल ग्राउंड रेडी था कि लेनिन जैसा कोई लीडर जो है रशिया में उभरे, जो जनता को वादा करे कि भाई मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए बदलाव। और वहीं से हमको देखने के लिए मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 1917-18 के अराउंड जब एंड होता है, रशिया एकदम टोटली क्रैश कर चुका है और उस 1917 में सबसे पहली बार रिवॉल्यूशन होता है फरवरी में, फेज 1। ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आज शाम को तुमने सोचा कि क्रांति लाएंगे और कल तुमने सरकार बदल दिया, ऐसा नहीं है। ये 2 फेजेस में हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने थोड़ा विरोध प्रदर्शन वगैरह सारा कुछ किया, एकदम समझ लीजिए पूरे रशिया में माहौल एकदम अनरेस्ट सा है। और बीच में जो है 1905 के अराउंड जो है लेनिन को रशिया छोड़ के जाना पड़ गया था, ठीक है। लेनिन वापस से रशिया में आते हैं क्योंकि उस समय हमें ये देखने के लिए मिलता है कि फेज 1 में जब थोड़ा इस तरह का माहौल हो जाता है कि लेनिन रशिया में आ सकते थे, लेनिन रशिया में आते हैं। फेज 1 होता है रिवॉल्यूशन का, फिर फेज 2 होता है रिवॉल्यूशन का, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, जो कि बेसिकली मेन रशियन रिवॉल्यूशन है जहां से सत्ता का पूरा परिवर्तन हो गया। ये मैं ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। और फिर 1917 में जब लेनिन पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद शुरू हो जाता है रशिया में सिविल वॉर। किनके बीच में? किनके बीच में? देखो ये जो मेंशेविक्स है ना, इनके भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। कौन? क्लर्जीज, चर्च के तमाम सारे लोग, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, राजा के तमाम चाहने वाले, ये सब। अब जो बोल्शेविक्स हैं, जो ये रेड गार्ड वाले हैं जिनको लेनिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भाई सत्ता को पूरा बदल दिए हैं। तो रशिया में लोगों में आपस में बहुत ज्यादा मारकाट मच जाता है, उसमें भी लाखों लोग मरते हैं, उस रिवॉल्यूशन में भी लाखों लोग मरते हैं, उस सिविल वॉर में भी लाखों लोग मरते हैं, जिसको रशियन सिविल वॉर कहा गया, जो 1917 से 1922 के बीच में हुआ। और रेड जो है विन कर गए। रेड का मतलब है रेड गार्ड के रिगार्डिंग बात हो रही है, रेड मिलिशिया के रिगार्डिंग बात हो रही है, बोल्शेविक्स के बारे में बात हो रही है, जिसको लेनिन जो है लीड कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल पूरा रशियन रिवॉल्यूशन है। और 1922 में फाइनली आके जो है लेनिन ऐसा होता है कि सत्ता में आते हैं और पहले वहां के जो है कह लो कि जो है हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं। तो इन शॉर्ट है क्या कि ये बोल्शेविक्स जो है लास्ट में पावर गेन करते हैं, जिनके पास रेड गार्ड मिलिशिया होती है। और ये कंप्लीट रशिया आपको जो है फिर फॉर्म होता हुआ देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से जो है लेनिन के अंदर ये सारा कंट्रोल में आता है। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि जार जो है बहुत ज्यादा जो है ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल कर रहा था। और मतलब रिवॉल्यूशन 2 अलग अलग फेजेस में आपको देखने के लिए मिल रहा है, फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फरवरी में क्या होता है कि फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन होता है और वो कह लीजिए कि हर हद तक सक्सेसफुल नहीं रहता है और तब तक जो रेड गार्ड्स होते हैं लेनिन के अंडर वो पावर अप गेन कर रहे होते हैं। फिर फाइनली रिवॉल्यूशन होता है अक्टूबर में। तो होता क्या है कि जो लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जनता ऑटोक्रेटिक रूल से बहुत नाराज थी, जो तमाम जार वगैरह थे इनका जो पूरा जो ओवरऑल रूल करने का तरीका था, ठीक है, रोमानोव डायनेस्टी के खिलाफ लगातार आप देखोगे नेगेटिव सेंटिमेंट रूल हो रहा था। जार निकोलस II बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर था, ये ठीक से रूल नहीं कर पा रहा था। तो होता क्या है कि लगातार नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होता है, तभी किसी सत्ता को हटाया जाता है। फिर हमको सोशल इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है। सोशल इनइक्वालिटी मतलब भैया समाज में जो सामाजिक जो है भेदभाव है, जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जो किसान हैं, लेबर्स हैं, इनकी कंडीशन लगातार खराब होती जा रही है। जो तमाम जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं उनका कंडीशन दिन प्रतिदिन इंप्रूव होते जा रहा है। और ऑल्सो एक टाइम पर समझिए कि जैसे जो रिलीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं लोग, जो धर्म के गुरु होते हैं, और राजा, एक तरह से दोनों एक दूसरे को खुजला रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं। यहां पर भी ये देखने के लिए मिल रहा है कि चर्च के जो तमाम लोग हैं वो भी राजा के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ऐसे केसेस में जो जनता का पतन होगा भाई, लगातार पॉवर्टी, हार्ड कंडीशन, ये सब देखने के लिए मिल रहा है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन,
यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी शुरू हो गया था, रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत देर से आया था, औद्योगिकीकरण बहुत देर से आया था, क्योंकि राजा वगैरह इस आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होते थे। प्लस जब आया भी तो वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर था, सैलरीज बहुत कम थे, जो है और जो अर्बन वर्किंग क्लास है शहर में जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं उनका कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार था। फिर पॉलिटिकल रिप्रेशन, ऐसा होता है कि लेनिन को भी ये लोग एग्जाइल में भेज देते हैं, देश से बाहर निकाल देते हैं। तो एक लेनिन जब 1917 में वापस रसिया लौटते हैं तो इतना गजब का स्पीच देते हैं कि पब्लिक ऐसा उनकी फैन हो जाती है कि वो एकदम रेडी थी रिवॉल्यूशन के लिए। इनफैक्ट 1917 से 1922 के बीच तो ये लोग जार को भी मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो राजा का परिवार रहता है भाई वो ठीक से नहीं काम हो रहा है, या फिर कह लीजिए कि बार बार वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हो, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तो राजा को भी जो है लोग मार देते हैं। और फिर जो आपको इमीडिएट कॉजेज देखने के लिए मिलेंगे इस रिवॉल्यूशन के, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया कि रूसो जापानीज वॉर 1904 टू 1905, रशिया बहुत तगड़ा उसमें हारा था। इससे ऑलरेडी जो जारिस्ट है, जो राजा है, जो किस तरह का करप्शन चल रहा है, किस तरह से व्यवस्था बेकार चल रही है, ये बातें और सरफेस पर आने लगी, पब्लिक में और नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होने लगा कि भाई यहां हमको खाने के लिए नहीं है, राजा जी को लड़ाई सूझ रही है। फिर 1905 में डूमा फॉर्म होता है, वहां का जो पार्लियामेंट मैंने कहा विद लिमिटेड पावर, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा बहुत काम करती है, लेकिन अगेन भाई डूमा के फॉर्मेशन में राजा का ही मदद है, इनके बीच में आपस में जो है 3-5 खींचतान चल रहा है, तो डूमा भी वो चीज नहीं कर पाती है। फिर वर्ल्ड वॉर वन तो भाई रशिया के रिवॉल्यूशन में इतना बड़ा रोल प्ले करता है। वर्ल्ड वॉर वन में आप समझ रहे हैं 20 लाख लोग मारे गए थे, 20 लाख रशिया से। तो रशिया इतना ज्यादा कमजोर हो गया था, खाने पीने के लोगों के पास नहीं है, और राजा जो है वर्ल्ड वॉर वन में जो घुसने का पूरा इच्छा था, कहीं से जो रशिया में तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स उभर रहे थे वो रशिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर वन में जाओ। वर्ल्ड वॉर वन में घुसने की अकेले इच्छा एक तरह से कह लो जार निकोलस टू की ही थी, और उससे उसका ऐसा पतन हुआ कि भाई पूरी सत्ता ही आप कह लीजिए कि हाथ से चली गई। फिर हमको फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, मार्च 1917। इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्यों फेब्रुअरी लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था, तो वहां पर रिवॉल्यूशन फेब्रुअरी में हुआ था। बाद में पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करने लगी, जिसको क्रिश्चियन कैलेंडर भी आप कह सकते हो, जिसमें मार्च 1917 में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो रिवॉल्यूशन हमको देखने के लिए मिलता है पेट्रोग्रेड में, क्यों? क्योंकि ड्यू टू फूड शॉर्टेज, भाई जनता के पास खाना नहीं है, ड्यू टू फूड शॉर्टेज, मिलिट्री डिफेट, ठीक है, डिस्कंटेंट, ये जारीना वाला जो मैटर है ये सभी बहुत पब्लिक में था रास्पुतिन को लेकर। रास्पुतिन का जारीना से अफेयर था, दुनिया जो है मतलब रशिया के लोग जो है राजा रानी को एज आइडियल ले रहे हैं, उनके बारे में इस तरह का बात लीक हो रहा है, तो इससे इनका इमेज खराब हो रहा है। फिर हमको बहुत सारे की इवेंट देखने के लिए मिल रहे हैं कि किस किस तरह से जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट में आप ये देखोगे कि जो मेंशविक्स हैं, ठीक है, जो मेंशविक्स हैं, अब तक आई गेस आप बोल्शेविक और मेंशविक्स का डिफरेंस समझ चुके हैं, ठीक है। जो मेंशविक्स हैं, मेंशविक्स जो है कह लीजिए कि डेमोक्रेटिक मेथड को ऑप्ट करना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग सत्ता व्यवस्था बना हुआ है उसको बहुत ज्यादा क्रश करके रिमूव करने के पक्ष में नहीं है मेंशविक्स। तो मेंशविक्स का जो भी बदलाव है बहुत ही पैसिव वे में है। तो एक तरह से कह लीजिए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो भी बहुत ज्यादा लोगों का जो है भला नहीं कर पा रही थी। फिर वर्कर एंड जो सोल्जर्स का काउंसिल है वो इमर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट से जो है पावर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने लगा, तो किस तरह ये लोग जो है जो वर्कर्स, जो लेबरर्स, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये लोग किस तरह से पावर में आने लगे, ये सारा चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है फरवरी रिवॉल्यूशन में। एंड फाइनली अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, नवंबर 1917 में ये शुरू होता है। क्या कॉजेस हैं? कंटिन्यूड डिस्कंटेंट, कंटिन्यूड डिस्कंटेंट। ऐसा नहीं है कि ड्यूमा थोड़ा बहुत पावर में आ गई और मेंशविक्स जो है थोड़ा बहुत पावर में आ गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से सत्ता संभाल ली। ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1917 में मेंशविक्स पावर में है, ठीक है। वो क्या गलती करते हैं? सबसे पहला तो वो इलेक्शन नहीं करवाते हैं, ठीक है, सबसे पहला वो इलेक्शन नहीं कराते हैं। दूसरा, वॉर वगैरह पर सोल्जर्स वगैरह को लेकर जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत सही नहीं रहता है। तो इससे जनता में ना बहुत ज्यादा जो है डिस्कंटेंट डेवलप हो जाता है मेंशविक्स को लेकर भी। तो एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुआ है, मान लो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, वो दो पार्ट में बट गया, बोल्शेविक मेंशविक। मेंशविक्स ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब पूरा एकदम ग्राउंड रेडी है कि बोल्शेविक्स आए। लेनिन तो कह ही रहे हैं कि मैं लेबर्स का, मजदूरों का, वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूं, डिक्टेटर हूं, तो अब भाई समय आ गया है कि मेंशविक्स भी जाएं। और अक्टूबर 1917 में मेंशविक्स पावर से एकदम खत्म हो जाते हैं, और एक तरह से कह लीजिए कि जो है आपको देखने के लिए मिलेगा अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स पावर में आ जाते हैं। और ये बदलाव कैसे होता है? मेंशविक्स जब ये सब सारा कुछ कर रहे होते हैं, मतलब कह लीजिए जब 1917 में, फरवरी 1917 में मेंशविक्स जब रूल कर रहे होते हैं, तो आर्मी में ना इनके खिलाफ कू हो जाता है। आर्मी का कू हो जाता है, मतलब कि जो है आर्मी जो है बगावत कर देती है
डूमा के खिलाफ, या फिर कह लीजिए जो भी प्राइम मिनिस्टर जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर्मी के खिलाफ बगावत कर देती है, कू हो जाता है। तो मेंशेविक्स जो है आर्मी को कंट्रोल करने के लिए बोल्शेविक्स के मदद के ले जाते हैं, और बोल्शेविक्स के पास क्या होता है, रेड आर्मी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि बोल्शेविक्स के पास खुद के रेड गार्ड्स थे, रेड मिलिशिया थी, वो उनसे मदद लेता है आर्मी के कू को दबाने के लिए। तो ये लोग आर्मी के कू को दबाते हैं और मेंशेविक्स को भी लात मार देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये देखोगे कि कंटिन्यूड डिसकंटेंट ये देखने के लिए मिलेगा। फिर बोल्शेविक्स का आपको इंफ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, द बोल्शेविक्स गेन इंक्रीजिंग सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग पीस। भैया लगातार लड़ाई, शांति चाहिए। लैंड, किसान और तमाम जो ऐसे वर्कर्स हैं उनको लैंड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो राजा के चले चपाटे हैं, वही लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड ब्रेड, रोटी। इसके लिए वो सोवियत पावर को जो है एकदम जो है, आप देखोगे कि लेनिन जो है लगातार स्पीचेस दे रहे हैं और उनको एक तरह से कह लो मैस फॉलोइंग मिलती है। तो हमको बोल्शेविक्स का ठीक ठाक इंफ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कई और इवेंट्स होते हैं बीच में, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। बोल्शेविक्स अंडर लेनिन एंड लियोन ट्रॉट्स्की, ये उस समय पीएम बना था, ठीक है। ये मेटिकुलसली प्लान्ड एंड आर्म्ड अपराइजिंग। फिर किस तरह से अपने आप को जो है जो रेड गार्ड मिलिशिया वगैरह है उसको रेडी करते हैं, सो दैट की जो है जो सत्ता है उसको हटाया जा सके। और किस तरह से इन सब लोगों को हटाकर जो है रशिया में बोल्शेविक्स जो है अपने आप को पावर में आए, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो अक्टूबर 1917 के कुछ समय बाद हमको देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जो है रशिया में नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है। और हाँ, आफ्टरमैथ एंड सिविल वॉर, जैसा कि मैंने बोला ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, अब ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन खत्म, अब आफ्टर द रिवॉल्यूशन। क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम सत्ता में बैठ गए तो सब लोग तुमको एक्सेप्ट कर लिए हैं, अब आपस में खींचतान शुरू होगा। तमाम ऐसे लोग व्यवस्था में होंगे जो पुराने सिस्टम से एग्री करते थे, वो उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो लोगों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, खून खराबा हो गया, लाखों लोग मरे। और बोल्शेविक्स के पास रेड गार्ड थे तो वो लोग ज्यादा अटैकिंग थे। मेंशेविक्स को उन्होंने कह लो कि मार दिया या कह लो कुचल के एकदम खत्म कर दिया, इस तरह का देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये इसीलिए लिखा है आफ्टर मैथ एंड सिविल वॉर। रशिया में सिविल वॉर हो जाता है 1917 से 1922, और उसके बाद व्लादिमीर लेनिन जो है उभर के आते हैं एज द ओनली लीडर, प्रीमियर बन जाते हैं, एक तरह से रशिया के हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और फाइनली सिविल वॉर के बाद रशिया में बोल्शेविक्स या कह लीजिए कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कह लीजिए कि लेनिन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो थी पावर में आती है, लेनिन पावर में आ जाते हैं, ये हमको देखने के लिए मिलता है। और फिर जगह जगह आप देखोगे कि रेड टेरर ये सब देखने के लिए मिल रहा है। बोल्शेविक यूज द चेका सीक्रेट पुलिस टू एलिमिनेट ऑपोजिशन। इस तरह के बहुत सारे रिवॉल्यूशन के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, इवेंट्स होती हैं जो सारी कुछ चलते रहती हैं। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, कम्युनिज्म वाज इंप्लीमेंटेड टू कंट्रोल द इकोनॉमी। जो सरकार थी ना वो सारे लैंड इंडस्ट्री सबका कंट्रोल अपने पास ले लेती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी में प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है। इट इज द गवर्नमेंट हु कंट्रोल्स ईच एंड एवरीथिंग। तो अब ये सब भी हमको देखने के लिए मिलता है। बीच बीच में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि यूके, फ्रांस, अमेरिका, ये लोग मेंशेविक्स को सपोर्ट करते थे। मेंशेविक्स को सपोर्ट क्यों करते थे? क्योंकि बोल्शेविक्स ना कम्युनिज्म पर बहुत ज्यादा बात करते थे, और जो भी कैपिटलिस्ट देश हैं वो मानते हैं कि कम्युनिज्म बहुत खराब आइडियोलॉजी है। तो इस तरह से भी देखोगे कि रशिया में एक दूसरे का बाहर से भी एक्सटर्नल सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। इस वजह से भी जो है जो सिविल वॉर था बहुत लंबा खिंचा, बहुत लंबा खून खराबा आपको देखने के लिए मिलेगा। और फाइनली द रेड आर्मीज विक्ट्री solidified Bolsheviks control leading to the establishment of Soviet Union in 1922। हमको ऐसा देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जब बोल्शेविक्स कंट्रोल कर लेते हैं पूरा, तो किस तरह से सोवियत यूनियन पावर में आ जाता है। और आपके आगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। 1922 में ये कंप्लीट फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलता है। एंड दो ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं, बस जान लो, बाद में 1991 में फिर रशिया में एक बार इकोनॉमिक क्रैश होता है और यही यूएसएसआर ना भविष्य में थोड़ा सा टूट जाएगा। ये तमाम अलग अलग देश ये सब अलग हो जाते हैं, तो वही यूएसएसआर भविष्य में चल के रशिया बना है बेसिकली। तो उस समय जो है फाइनली यूएसएसआर का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये कंप्लीट जो है आपके आगे मैप है। सिग्निफिकेंस क्या है इस रिवॉल्यूशन का? रशियन रिवॉल्यूशन को ना पूरे दुनिया में एक तरह का ट्रू रिवॉल्यूशन माना जाता है। ट्रू रिवॉल्यूशन क्यों माना जाता है? कि वाकई में ना पावर जनता के पास ही गया। ऐसा नहीं है कि रिवॉल्यूशन हो गया तो अच्छा राजा के जानने वाले और फलाना ये लोग पावर में आ गए, नहीं। जो पब्लिक थी सबको वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है। सबको जो है कह लो कि समान अधिकार मिला। वोटिंग राइट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सबको समान अधिकार मिला, क्योंकि बोल्शेविक इलेक्शन वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। आप इस तरह समझ लो कि सबको समान अधिकार मिला। वहीं तुम यूएस में देखोगे, फ्रांस में देखोगे, जब वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं और उनके यहाँ जब वोटिंग राइट्स मिला
तो केवल जो लैंड ओनर्स वगैरह थे उनको वोटिंग राइट मिला था, सबको नहीं मिला था, एकदम इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं हुई थी। रशियन रिवॉल्यूशन भैया, तुम चाहे जार के जानने वाले हो चाहे किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के जानने के लिए वाले हो, नियम कानून सबके लिए सेम लागू होगा। तो इसीलिए रशियन रिवॉल्यूशन को ट्रू रिवॉल्यूशन कहते थे उस समय में। और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पहली बार, जो मार्क्स की जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी, पहली बार उसने प्रैक्टिकल शेप लिया था। पहली बार किसी देश में जो है कह लो कि वो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, पहली बार ग्राउंड पर प्रैक्टिकलिटी के तहत जो है किसी देश को जो है कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से रन किया जाता है। उसके बाद में आप देखने के लिए मिलेगा कि नॉर्थ कोरिया, चाइना उसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर सोवियत यूनियन वगैरह पूरा फॉर्म हो जाता है, कम्युनिज्म का राइज देखने के लिए मिलता है, मोनार्की पूरी खत्म हो जाती है। ये सारा कुछ था। एंड DSSB का वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बाय ऑल द गवर्नमेंट क्वालिफाइड फैकल्टीज, जो पूरा नोट्स वगैरह बनाया गया है, उसको आप ले सकते हो। डेली बाइट्स के एप्लीकेशन में जाना है, जहां पर आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस, जिसको आप बहुत बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और नोट्स को ले सकते हैं। ये आप देख सकते हो सभी टॉपिक्स पर, जो आपका सोशल साइंस का पूरा सिलेबस है, जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा जो है कंटेंट जो है, ये सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह फिर आपको इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, फिर उसी तरह आपको पॉलिटी के सभी टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, फिर उसी तरह आपको जो है जियोग्राफी वगैरह के सभी टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस में डेली बाइट्स के ऐप में जाके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट्स सोशल साइंस वगैरह का पेपर दे रहे हैं, ये सारा कंटेंट आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पर, इंडियन जियोग्राफी वगैरह जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन टीचिंग पेडागोजी वगैरह से भी आते हैं, तो उस तरह का जो तमाम टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह का क्वेश्चन है, ये सब सारा कुछ आपको डेली बाइट्स के नोट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस। एंड हाँ, साथ में मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो उसको देख के आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद DSSB को लेकर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आया है, मेरा एक क्वेश्चन सीरीज का अलग लेक्चर आएगा, उसको भी आप देख सकते हो। उसको देखने के लिए DSSB शिक्षक भर्ती वाले प्लेलिस्ट में जाना है। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स। ऑल द वेरी बेस्ट।